ओके। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था और उसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए थे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे। तो ये सारी चीज़ हो गए थे, है ना। जिसमें कि कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जो मैं फिर से बता देना चाहूँगा। जैसे कि ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है अगर हमें बाहर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। ओलंपियाड में पूछा था। और फिर इसका हम लोगों ने डेरिवेशन भी किया था कि इस रॉड के क्रॉस, जो पॉइंट्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा। तो ये अगर डी डिस्टेंस है और ये लेंथ पूरा का पूरा 2L है, तो फिर कितना आया था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, बी नॉट डी इंटू एल। बी भी एल होता है ना। तो वी के जगह पे डी कर लेंगे, बी डी एल इतना होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर याद रखेंगे तो अच्छा है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था ये भी, और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन, जिसमें कि मैंने ये बोला था कि ये सभी रॉड्स हैं और ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है जिसका साइड लेंथ 2a, ए का वैल्यू 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये पूरा का पूरा लेंथ कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। और सभी का रेजिस्टेंस गिवन था विच वाज 2 ओम, 1 ओम एंड 1 ओम। ये सारे रेजिस्टेंस वगैरह दिए गए थे। और इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी गिवन था, बी इज इक्वल टू बी नॉट इंटू टी। तो हमें ये निकालने के लिए बोला गया कि ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। दो तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है, एक एक करके हम लोग दोनों तरीके देख लेंगे। पहला चीज़ ये है कि इस जगह पे ये जो ए बी रॉड है उसके क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, क्योंकि एक सर्कल फॉर्म करेगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का। और जितने भी सारे रॉड्स हैं ऐसे करके, ये एक रॉड, दूसरा रॉड और ये तीसरा रॉड, तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है और तीनों में रेजिस्टेंस भी है। तो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। सबसे पहले हायर पोटेंशियल देखते हैं हम लोग ए और बी में कौन सा है। तो ए और बी में हायर पोटेंशियल कौन सा होगा, कौन सा होगा, याद आ रहा है क्या कुछ। अरे किया था ना, बी। बी ई। वाला हायर पोटेंशियल था। तो इधर देखो, ये जो पॉइंट आया था हमारा पॉइंट बी, ये हायर पोटेंशियल बना था और ये लोअर बना था। रीज़न यहाँ पे दिया था मैंने। ठीक है, तो वही काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। हाँ। तो ये जो है लोअर पोटेंशियल, तो इसके लिए एक बैटरी मैं बना देता हूँ। तो बैटरी कैसा बनेगा, ऐसा, क्योंकि इसका एक रेजिस्टेंस है। तो मैं छोटा सा रेजिस्टेंस भी बनाऊंगा और एक बैटरी भी बनाऊंगा। तो ये ऐसा बैटरी बनना चाहिए, हाँ या ना, समझ में आ रहा है ना। हाँ सर। तो इसका ईएमएफ अगर मैं ई बोलूंगा तो इसका ईएमएफ होगा कितना, ई इज इक्वल्स टू बी नॉट, सेम, एल डी। है ना, बी नॉट टी। सेम पैटर्न से अगर यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, हाँ, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जिस तरीके से चेंज हो रहा है वो भी रेट यहाँ पे सेम है। तभी मैं बी नॉट टी, बी नॉट टी लिया गया मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो बी नॉट डी एल फॉर्मूला यूज कर पा रहा हूँ, अदरवाइज मैं यूज नहीं कर पाता। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इतना हो जाएगा और बी नॉट का वैल्यू बी नॉट ही रहेगा। डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 2a है, तो एल कितना हो जाएगा ए। और डी का वैल्यू कितना होगा, बोलो, निकाल सकते हैं क्या, डी का वैल्यू कितना होगा। देखो, एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, अगर इसको पॉइंट में ओ बोल लूँ और एक लाइन से ज्वाइन कर दिया मैंने, इसको नीचे बनाता हूँ। ट्रायंगल जो है इस जगह पे छोटा सा बन रहा होगा और ये डी डिस्टेंस है इस जगह से।
तो ये ट्रायंगल को मैं इधर बना लेता हूँ। ये नीचे का लेंथ कितना हो जाएगा ए, और ये एंगल कितना है 30 डिग्री, और इसको मैं डी बोला हूँ। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, 1030 इज इक्वल टू डी बाई बराबर। सो डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ए बाई √3। ए बाई रूट। तो डी का वैल्यू निकल गया मेरे पास। इसको मैं इरेज करता हूँ इधर से। इज इक्वल्स टू बी नॉट डी का वैल्यू विच इज इक्वल्स टू ए बाय √3, और एल का वैल्यू भी ए हो जाएगा। तो ये आंसर आएगा बी नॉट ए स्क्वायर बाय √3। दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। इस जगह पे एक रेजिस्टेंस होगा R1, ये रेजिस्टेंस है R1, क्योंकि इसका R1 का वैल्यू थोड़ा डिफरेंट दिया हुआ है। दिस इज R1, और ये R2 होगा 1 ओम का। तो अब C और B पॉइंट में देख रहा हूँ, C और B पॉइंट में हायर पोटेंशियल कौन सा होगा। इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन तो मैंने ऐसे बताया, कौन सा पॉइंट है, सी वाला, बिल्कुल सही। हायर पोटेंशियल हो गया सी। क्या ईएमएफ जो इसमें इंड्यूस्ड होगा वो भी सेम होगा या डिफरेंट होगा। सर सेम होगा। सेम होगा, क्योंकि वैल्यूज वगैरह सब कुछ तो सेम है। परपेंडिकुलर ड्रॉप करा तो इधर से भी डी डिस्टेंस, इसके लिए भी बता देता हूँ मैं, इधर से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करा तो ये भी डी डिस्टेंस होगा, और इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ई, और इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो R2 होगा। और इसके लिए बना लेता हूँ मैं, इसमें ए हायर पोटेंशियल होगा या सी, ए ए हायर पोटेंशियल, ये कुछ ऐसा, और ये R2, और ये ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम होगा। तो मुझे एक सर्किट मिल गया है कि नहीं। और सर्किट अगर ऐसा है तो इसमें करंट कितना फ्लो करेगा वो हम लोग देख सकते हैं। सर्किट को मैं नीचे बना रहा हूँ। ये ऐसा, ये ऐसा, तो ये है 2 ओम, ये है 1 ओम, ये भी 1 ओम। और अगर मैं इसमें वैल्यूज इसका पुट करके निकालना चाहूँ तो कितना आएगा, बी नॉट का वैल्यू कितना है, √3 है ना, आई थिंक √3 दिया हुआ है। ये पुट कर लिया √3, ए स्क्वायर है, ए का वैल्यू कितना है 1 सेंटीमीटर दिया है, 1 सेंटीमीटर। तो इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 0.01 डिवाइडेड बाई √3, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻⁴। और इसमें जो करंट है वो इस तरीके से फ्लो करेगा, आई, तो आई करंट होगा कितना, V इज इक्वल टू आई आर। तो ईएमएफ जो है वो टोटल तीनों जो है सीरीज में है, तो 3 ई हो जाएगा, इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्वलेंट। आर इक्वलेंट कितना हो जाएगा, 2 3 4 4। आई का वैल्यू कितना निकल करके आया, 3e/4, और ई का वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो ये हमारा करंट अभी निकल करके आया। मुझे क्या मांगा था, मुझसे मांगा था कि ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है आई, और ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, तो अब ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस में निकाल सकता हूँ। 3/4 कितना होता है, आई इज इक्वल टू 0.75 इंटू 10⁻⁻⁴ एम्पियर, मिली एम्पियर में भी लिख सकते हैं हम लोग इसको, ऐसे ही रहने दो अभी।
और अब मैं पॉइंट ए से चलता हूँ, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए, और करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इधर प्लस माइनस है और ये माइनस प्लस आएगा, तो उल्टा जाएगा, प्लस आया तो माइनस ऑफ 2 इंटू करेंट 10⁻⁻⁴ plus of E, which is 1 into 10⁻⁻⁴ is equals to VB. तो VB माइनस ऑफ VA is equals to कितना हो गया ये 3/2 हो जाएगा। बोलो, और सर है ना, दिस इज 3/2। माइनस ऑफ, ओ सॉरी, प्लस 1 कॉमन ले लिया मैंने, इंटू 10⁻⁻⁴। तो माइनस करो, कितना आ गया ये 3/2 इज वाट 1.5, और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। हाँ 0.5। हाँ, तो ये हो जाएगा डेल्टा वी इज मैग्नीट्यूड में डायरेक्टली लेता हूँ 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴। अगर हम लोग जनरली निकालते कि हाँ इस फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा और ये लिख दिया होता तो हमारा आंसर गलत हो जाता, जो कि करेक्ट आंसर ये है, क्योंकि अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है इसीलिए। बराबर है क्या? तो ये था हमारा हाँ फर्स्ट मेथड, जो कि मैंने बोला था इसको दो तरीके से कर सकते हैं। सर। बोलो। हेलो बोलो सर, इसमें ए बी में बी हायर पोटेंशियल है, बी सी में सी है और सी ए में ए। तो फिर जब सी अगर बी से हाई है और ए सी से बड़ा है तो फिर सर फिर ए तो फिर बी से बड़ा ही होगा ना, फिर ऐसा हायर पोटेंशियल फिर ऐसा वैसा करेंगे तो फिर हायर पोटेंशियल का थोड़ा कंफ्यूजन होता है सर, मेरा समझा नहीं वो वाला। नहीं समझा तुम्हारी बात में। मतलब सर कि ए बी में हाँ। बी हायर पोटेंशियल है, हम्म। बी सी में सी हायर पोटेंशियल है, सी ए में ए हायर पोटेंशियल है। तो फिर सर कैसे, मतलब अगर सी ए से ज्यादा बी से ज्यादा है और ए सी से ज्यादा है तो फिर ऐसे ए बी सी ऐसा फिर लगाएंगे, तो एनालॉजी लगाएंगे तो फिर सर ये बी ऐसा हायर पोटेंशियल हुआ वैसा, तो मतलब वो कंफ्यूजन हो रहा है, वो कैसे मतलब समझा नहीं देखो, मुझे। चलो देखो इसमें क्या करना है। इस जगह पे ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसके कारण से जो हायर पोटेंशियल है वो इस तरफ है, बी है, लेकिन जो बैटरी बनेगा वो बैटरी तो इस तरह से बनेगा ना। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बैटरी अगर इस तरीके से बना है तो इसका मतलब ये नहीं कि हायर पोटेंशियल इस जगह पे है तो बैटरी के अंदर इस तरीके से करंट फ्लो करना है। वो इलेक्ट्रॉन के इस तरीके से फोर्स के डायरेक्शन को बताता है। अगर मैं फोर्स के डायरेक्शन को दिखाऊं तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव टर्मिनल और ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव टर्मिनल। बराबर। तो हायर पोटेंशियल कौन सा बना? ये वाला, और ये लोअर पोटेंशियल है। तो जब हम लोग वायर बाहर से कनेक्ट करते हैं तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करता है, लेकिन इनसाइड में देखेंगे तो थोड़ा अलग तरीके से दिखेगा। जब हम लोग बैटरी इलेक्ट्रोड इंसर्ट कर देते हैं तो फिर हमारा अलग तरीके से फ्लो होता है। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाता है, लेकिन जब इनसाइड में जाते हैं तो किधर से किधर जाता है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल, है ना। तो ये थोड़ा सा देखने में कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन चीजें इसी तरीके से, क्योंकि जब हम लोग बैटरी लगाएंगे तो ये करंट इस तरीके से फ्लो करना स्टार्ट करेगा। समझ में आया क्या? यस सर। हम्म। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। देखो अब इसको दूसरे तरीके से करते हैं। दूसरे तरीके से कैसे करना पड़ेगा? सेकंड मेथड। सेकंड मेथड ये है कि ये पूरा का पूरा एक वायर है और काइंड ऑफ लूप है, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है जो कि चेंज हो रहा है किस तरीके से, बी नॉट टी से। और हमें पता है कि इसमें जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स कितना होगा, बी इंटू ए। और अगर इसके लिए फ्लक्स देखेंगे तो फ्लक्स क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है।
टाइम के साथ। तो फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज क्या देता है हमारा, इंड्यूस्ड ईएमएफ देता है, विच विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। और मुझे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ सिर्फ मैग्नीट्यूड में चाहिए, तो वो कितना हो जाएगा, ई इज इक्वल्स टू बी और ए कांस्टेंट है हमारा, बाहर निकल गया, और साथ में आ जाएगा ये डी वी बाई डी टी विच इज ए इंटू ई नॉट। तो एरिया कितना होगा बताओ, क्रॉस सेक्शन एरिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला रूट 3/4 4/4 है ना। हाँ सर। तो कितना आ गया ये बोलो, √3 a² और ए का वैल्यू √3 इंटू 10⁻⁻⁴ हाँ माइनस। और बी नॉट का वैल्यू √3 जो कि गिवन था ना। तो ई इंड्यूस्ड कितना आ गया, ये आ गया 3 इंटू 10⁻⁻⁴। अब ई इंड्यूस्ड आ गया, तो मैं इस पूरे में इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाला हूँ। अब इंड्यूस्ड करंट की बात कर लेते हैं। याद करो, अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारा बढ़ता है इस लूप में अंदर की डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, ताकि इसके अपोज करें एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए। तो ऊपर वाला जो तरीका देखा हम लोगों ने, अभी नीचे वाले तरीके से भी करंट का जो डायरेक्शन है वो ऐसा ही आ रहा है, बराबर है क्या। तो करंट का डायरेक्शन ऐसा ही आ रहा है। तो ये कैसे हो जाएगा, अब करंट आराम से निकाल सकते हैं हम लोग। I इज इक्वल्स टू V बाय R विच इज E इंड्यूस्ड डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस विच विल बी 2 + 1 + 1 आ जाएगा ये 3 डिवाइड बाय 4 इंटू 10⁻⁻⁴ एम्पियर। क्या करंट एग्जैक्टली सेम आया। तो चाहो तुम ऊपर वाले तरीके से करो चाहे नीचे वाले तरीके से। ऑफकोर्स नीचे वाला थोड़ा ज़्यादा सिंपल है, मैंने ऊपर वाला मेथड इसलिए बताया कि तुम्हें पता चले, एक बार फील आ जाए कि हाँ हम लोग ऐसा भी करेंगे तो भी आंसर हमारा सेम आएगा। और ये कोई एक नया चीज़ नहीं है, इंड्यूस्ड ईएमएफ पहले भी था, हमें पता नहीं था, लेकिन आंसर फिर भी आ रहे थे। फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज से हम लोग करते थे लेकिन पहले। ठीक है क्या। हाँ सर। हाँ बोलो, कोई डाउट। तो इसमें अगर नॉर्मल भी करंट हम लोग लेते हैं ना इस तरीके से रजिस्टर, तो हमारा हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल कैसे कहलाता है, करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है। तो तुम बोलोगे कि सर ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल करंट फ्लो क्यों कर रहा है ना। लेकिन तुम आउटसाइड देखो हमेशा, वो आउटसाइड अभी भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ कर रहा है। लेकिन तुम बैटरी के इनसाइड देखोगे तो तुम्हें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। क्लियर है क्या। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, फिर ये हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेट इज एलसी ऑसिलेशन। किसी जगह पे इसको एसी में पढ़ाया जाता है, लेकिन हम लोग इस जगह पे पढ़ेंगे एलसी ऑसिलेशन। और ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि जेईई ने काफ़ी कम क्वेश्चंस पूछे हैं इस पे। तो समझना एलसी ऑसिलेशन क्या होता है। बेसिक चीज़ क्या है, कैपेसिटर होता है हमारे पास। तो कैपेसिटर को हम लोग क्या बोलते हैं कि एक ऐसा डिवाइस है जो कि एनर्जी को स्टोर करता है ना। और एनर्जी को स्टोर करता है किस फॉर्म में करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। इट स्टोर्स एनर्जी in the form of इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर चार्ज बोल दो, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, बेसिक बात हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में ये एनर्जी को स्टोर करता है। और
जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है, अगर इसके पास प्लस क्यू चार्ज है माइनस क्यू चार्ज है और दोनों प्लेट के कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, तो हम लोग U कितना बोलते हैं, हाफ CV स्क्वायर या फिर Q स्क्वायर बाय 2C, हम लोग इसका एनर्जी इतना बोलते हैं। ये है इसका एनर्जी का फॉर्मूला। तो कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज हो जाता है तो मैं इसको एक बार से डिनोट कर रहा हूँ कि हाँ ये फुल्ली चार्ज कैपेसिटर बन चुका है। जैसे कि हम लोग वो लेते हैं ना, क्या नाम है, कोई भी चार्ट वगैरह बनाते हैं तो उसमें एक बार से डिनोट करते हैं कि हाँ ये पूरा का पूरा फिल, दैट मीन्स कम्प्लीटली चार्ज है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट थिंग, दैट इज कैपेसिटर। अब हम लोग इंडक्टर देखते हैं। इंडक्टर में क्या होता है, एल से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। इसका नोटेशन जो है वो कुछ इस तरीके का होता है। और इंडक्टर भी एक ऐसा डिवाइस है जो कि एनर्जी को स्टोर करता है। सो इट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक Magnetic फील्ड। field. बिल्कुल, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में ये एनर्जी को स्टोर करता है। इस जगह पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में करता है और इस जगह पे ये मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। और हमें पता है कि अगर ये इंडक्टर को चार्ज किया गया तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है इस तरीके से, और इसमें आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ऐसे करके। तो इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ माइनस, और पोटेंशियल डिफरेंस V आ जाता है। तो यहाँ पे भी चार्ज को बताने के लिए कि कितना परसेंटेज चार्ज, अगर फुल्ली चार्ज है तो इससे जो करंट फ्लो कर रहा होगा डेट विल बी I नॉट। तो अगर इसमें सबसे मैक्सिमम करंट है तो मैं बोलूँगा कि हाँ ये फुल्ली चार्ज है। या फिर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस से भी बताया जा सकता है कि प्लस माइनस V है पोटेंशियल डिफरेंस, और V से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखते हैं बोलो, LdI/dt से। ठीक है, V इज इक्वल्स टू LdI/dt इंडक्टर के क्रॉस। और इसमें क्या करते हैं, Q इज इक्वल्स टू CV से, Q इज इक्वल्स टू CV से। तो इस जगह पे भी अगर मैं एनर्जी की बात करूं कि हाँ ये जो एनर्जी होगा इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी वो कितना होगा, तो डेट विल बी इक्वल्स टू, उसका फॉर्मूला क्या है बोलो, हाफ ऑफ LI स्क्वायर। सो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला इन द केस ऑफ इंडक्टर। और एक और फॉर्मूला है इसमें, डेट इज V इज इक्वल्स टू LI, सॉरी LdI/dt। कोई तो स्पीकर ऑन करके रखा है, उसे बंद कर लो, नहीं तो ईयरफोन यूज कर लो, अदरवाइज क्या होता है ना, काफी ज्यादा इको आता है। तो मैं भी इसमें एक बार से डिनोट कर रहा हूं। अगर ये फुल्ली चार्ज होगा इंडक्टर तो इसको मैं एक बार से डिनोट करूंगा, फिर ऐसा। तो अब मुझे क्या करना है कि इन दोनों को कनेक्ट करना है, किसको, इंडक्टर को और कैपेसिटर को, विदाउट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मुझे नहीं लगाना है, रेजिस्टेंस लगाएंगे तो वो एक अलग तरीके का केस बनेगा, वो भी हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन विदाउट रेजिस्टेंस के साथ मुझे इसको ऐड करना है सिंपल वायर से। तो दोनों को फुल्ली चार्ज करके कनेक्ट करना है या फिर अनचार्ज करके, तो उसका तरीका क्या है कनेक्ट करने का वो भी हम लोग देखेंगे और इसमें पूरा समझेंगे। तो t इज इक्वल्स टू 0 पे मैंने क्या किया, t इज इक्वल्स टू 0 पे एक कैपेसिटर लिया जो कि फुल्ली चार्ज था, एक कैपेसिटर लिया जो कि फुल्ली चार्ज था,
जिसके अक्रॉस चार्ज था प्लस कैपिटल क्यू एंड माइनस कैपिटल क्यू, और उसको मैंने एक बिल्कुल अनचार्ज्ड इंडक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया। इंडक्टर है मेरे पास और इसको मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही मैं t इज इक्वल टू 0 पे सर्किट को क्लोज करूंगा, तो t इज इक्वल टू 0 पे सर्किट क्लोज होते के साथ ये जो कैपेसिटर है वो चाहेगा कि मैं अपना सारा का सारा चार्ज इंस्टेंटेनियसली ट्रांसफर कर दूं। और अगर ये ट्रांसफर करना चाहता है एनर्जी, तो पहले मैं एनर्जी का ग्राफ बना लेता हूँ बाहर। ये क्या था, फुल्ली चार्ज था t इज इक्वल टू 0 पे और पूरा भरा हुआ है, लेकिन ये t इज इक्वल टू 0 पे बिल्कुल अनचार्ज है, बिल्कुल अनचार्ज है, जरा सा भी एनर्जी नहीं है। तो इसके पास अभी एनर्जी कितना होगा, u इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c, और इसके पास एनर्जी कितनी है, 0। कैपेसिटर का और ये इंडक्टर का। तो t इज इक्वल टू 0 पे तुमने क्लोज करा सर्किट को, और कैपेसिटर चाहता है कि मैं इंस्टेंटेनियसली पूरा का पूरा चार्ज को करंट के फॉर्म में सर्किट में फ्लो करा दूं। आया ना, इंडक्टर कैपेसिटर चाहेगा मैं तुरंत इस सर्किट में करंट फ्लो करा दूं, लेकिन इंडक्टर का काम कैसा है कि वो अचानक से ना तो सर्किट में करंट को बढ़ने देता है और ना ही अचानक से घटने देता है। मेरी बात क्लियर है या नहीं? इंडक्टर तुमने अच्छे तरीके से पढ़ा है? हाँ सर। हाँ, तुम्हें समझ में आता होगा कि इंडक्टर का प्रॉपर्टी ऐसा होता है, वो अचानक से करंट को ना तो बढ़ने देता है ना ही अचानक से घटने देता है। ठीक है, लेकिन कैपेसिटर क्या कहता है कि मैं इंस्टेंटेनियसली अपने जो भी चार्ज को डिस्चार्ज करने की कोशिश करता है, तो वो अचानक से इसमें सबसे मैक्सिमम करंट फ्लो कराने की कोशिश करेगा, और ये जस्ट उसका अपोजिट करना चाहता है। तो होगा यूँ कि जैसे तुम t इज इक्वल टू 0 पे कनेक्ट करोगे, इसमें करंट फ्लो नहीं करने देगा। इंडक्टर क्या बोलेगा, मैं करंट फ्लो करने दूंगा, क्योंकि जितना ज़्यादा रेट ऑफ चेंज होगा उतना ज़्यादा अपोजिट डायरेक्शन में ये ईएमएफ इंड्यूस करेगा इंडक्टर। तो करंट जो है वो धीरे 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 करके फ्लो करेगा। तो किसी भी टाइम t पे देखते हैं क्या होगा, एट एनी टाइम t। तो थोड़े टाइम के बाद अब इसमें करंट आ चुका होगा और इंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा होगा। तो तुम सोचो, अगर ये करंट फ्लो करने लगा तो कैपेसिटर पे जो चार्ज था कैपिटल क्यू, वो बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा? पॉजिटिव प्लेट की बात कर रहा हूं मैं। क्या होगा वो, बढ़ेगा या घटेगा? अरे करंट कैसे फ्लो करता है तुम मुझे पहले ये बताओ। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा तो चार्ज फ्लो करा, और चार्ज फ्लो किया तो करंट फ्लो। तो इसमें अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो तुम्हारे पास यहाँ पे जो था पॉजिटिव चार्ज था प्लस क्यू, मान लो 10 कूलम था, प्लस 10 कूलम, और वो इलेक्ट्रॉन्स उसके साथ मिलने लगा, तो अब 10 कूलम घटने लगेगा, है ना। तो इस जगह पे अब चार्ज क्या बच जाएगा, थोड़ा सा चार्ज बच जाएगा, और इस जगह पे माइनस क्यू चार्ज बच जाएगा। अभी भी ये चार्ज है, और इसके पास जो एनर्जी अब बचेगा, कितना बचेगा, तो इसमें क्या हुआ कि जो कैपेसिटर को मैंने कनेक्ट करा और इंडक्टर को जब मैंने कनेक्ट करा, तो वो अचानक से इंस्टेंटेनियसली करंट को फ्लो कराने का कोशिश किया, लेकिन इंडक्टर क्या किया, अपोज करा, और बहुत ज़्यादा अपोज करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा रेट ऑफ चेंज होगा उतना ज़्यादा अपोज करेगा। तो फिर ये अचानक से करंट को तो फ्लो नहीं करने देगा, तो इंडक्टर क्या करेगा, धीरे 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 करके करंट को इंक्रीज करने के लिए अलाउ करेगा। तो करंट तो फ्लो करेगा, लेकिन t इज इक्वल टू 0 पे करंट क्या होगा, 0।
थोड़ा टाइम के बाद उसमें करंट आ जाएगा। तो करंट अगर किसी भी सर्किट में फ्लो करता है तो इसका मतलब क्या है कि अगर लेट से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो हो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, और इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, वो इफेक्टिवली घटेगा या बढ़ेगा? ऑफकोर्स घटेगा, क्योंकि उधर +10 कूलम है और इलेक्ट्रॉन जाके मिलते जा रहा है, तो वो इफेक्टिवली धीरे धीरे घटते जाएगा। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अब जो इस पे चार्ज बचा हुआ है डेट इज प्लस स्मॉल क्यू। ठीक है, तो करंट फ्लो करने लग गया तो इंडक्टर में अब एनर्जी बढ़ने लग गया। तुम सोचो, अगर मैं कैपेसिटर का एनर्जी को डिफाइन करने की कोशिश करूं या फिर बताऊं, तो वो हो जाएगा Q² / 2C। और हमें पता है कैपिटल क्यू बड़ा है और स्मॉल क्यू छोटा है। स्मॉल क्यू अगर छोटा है तो इसका मतलब इसका कुछ एनर्जी घट चुका है, इसका एनर्जी घट चुका है। तो इसका एनर्जी घटा तो गया कहाँ? आखिर रेजिस्टेंस तो है नहीं जो कि हीट में कन्वर्ट होगा। तो वो जो एनर्जी है वो सारा का सारा इंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में इंडक्टर में स्टोर होते जा रहा है। बिल्कुल। तो जितना भी एनर्जी यहाँ से घटा है उतना एनर्जी इधर चला जाएगा। तो इसीलिए अब इंडक्टर में एनर्जी आ चुका है, और इंडक्टर में एनर्जी कितना आएगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि तुम्हारा करंट कितना है इतना। तो ये हो जाएगा ½ LI², क्योंकि अभी करंट आई है, बराबर। तो ये हाँ करंट फ्लो करते रहेगा करते रहेगा करते रहेगा। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जिस समय ये कैपेसिटर का जो चार्ज है वो टोटली जीरो हो जाएगा। हाँ या ना? कैपेसिटर में हाँ जितना भी चार्ज है वो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि डिस्चार्ज होते जा रहा है। और इस समय जो, अच्छा बताओ, इस समय करंट मैक्सिमम होगा या जीरो होगा, या फिर कुछ सिर्फ करंट बोल सकते हैं क्या होगा? क्योंकि अब इस पे चार्ज जीरो। कितना हो गया? जीरो हो गया। चार्ज इस पे जीरो और इस पे जीरो। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ध्यान से सोचना। बोलो। जीरो होगा ना सर? बाकी लोगों को क्या लग रहा है इसमें? करंट का वैल्यू सोच पा रहा है कोई? करंट यहाँ पे जो है वो होगा मैक्सिमम। अब तुम्हारे दिमाग घूम गया होगा ये क्या हो गया, उल्टा कैसे हो गया? चलो मैं समझाता हूँ। एनर्जी के टर्म्स में सोचो। तुम सोच रहे हो कि यार चार्ज तो जीरो है तो करंट तो फ्लो नहीं करना चाहिए। नहीं, एक्चुअल में इंडक्टर क्या करता है ना, अचानक से वो करंट के फ्लो को ना तो बढ़ा सकता है ना ही घटा सकता है। तो यहाँ पे जब करंट धीरे 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 बढ़ते जा रहा था बढ़ते जा रहा था, जब मैक्सिमम हो गया तो उस समय इस पे चार्जेस हो गए जीरो। लेकिन इंडक्टर क्या करता है, वो अचानक से जीरो नहीं होने दे देगा करंट। तो वो क्या करेगा, करंट फ्लो कराते रहने देगा। अब उसका दूसरा लॉजिक मैं बता रहा हूँ कि सर करंट यहाँ, जीरो होगा क्या, मतलब कभी कभी, कभी नहीं तो कभी? हाँ हाँ, अभी एक एक करके देखेंगे। अभी इस पार्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो तुम्हारा जो एनर्जी है कैपेसिटर में वो पूरा पूरा कितना हो जाएगा, जीरो। क्योंकि पूरा जो चार्ज है वो फ्लो कर चुका है, मतलब जीरो हो चुका है। तो वो एनर्जी जो अब स्टोर्ड है कैपेसिटर में वो कितना हो चुका है, जीरो। मेरी बात समझ में आई क्या? तो अगर इसका एनर्जी जीरो हाँ। हुआ तो इसकी एनर्जी गई कहाँ, किधर गई बोलो? इंडक्टर में। इंडक्टर में। और अगर ये इंडक्टर में सारा का सारा एनर्जी गया तो ये फुल्ली चार्ज हो चुका है, और इंडक्टर में एनर्जी स्टोर हो चुका है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ½ LI²। ½ LI²। क्या एनर्जी मैक्सिमम है इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, बोलो? यस सर। यस सर। अगर एनर्जी मैक्सिमम है, एल तो हमारा चेंज हो नहीं रहा है, तो क्या आई मैक्सिमम है ना? तो यहाँ से हाँ मैं हाँ। जस्टिफाई कर सकता हूँ कि ये जो करंट इस जगह पे फ्लो कर रहा है वो मैक्सिमम है, क्योंकि इस जगह पे जो एनर्जी स्टोर्ड है इंडक्टर में वो हमारा मैक्सिमम है।
क्लियर है क्या? हाँ सर, हाँ। हाँ, एक मिनट इसको मैं साइड कर लेता हूँ। v इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? नेक्स्ट अब क्या होगा? हमें पता है कि करंट वो अचानक से घटने देगा नहीं, तो वो क्या करेगा? करंट को फ्लो कराते रहने देगा। लेकिन करंट अगर फ्लो करते रहा तो लेफ्ट वाले प्लेट और राइट वाले प्लेट पे अभी जो है जीरो है चार्ज, और करंट अगर फ्लो करते रहा तो अब लेफ्ट वाले प्लेट पे चार्जेस आने लगेंगे। तो पॉजिटिव चार्जेस आने लगेंगे या नेगेटिव चार्जेस? पॉजिटिव जा जाता है। सोचो, अच्छे तरीके से सोचो। फिर से मैं तुम्हें एक क्वेश्चन के फॉर्म में चीजें दे रहा हूं। करंट अभी भी ऐसे ही फ्लो कर रहा है, क्या होगा? लेफ्ट वाले प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा, या फिर चार्ज ही नहीं आएगा? हम्म? देखो, करंट का डायरेक्शन अभी भी वही है, तो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है वो तो अभी भी इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इसके ऊपर जाकर के स्टोर करते जा रहा है। यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रॉन जाकर के स्टोर करते जा रहा था, तो इलेक्ट्रॉन स्टोर होते जा रहा, तो ये चार्ज पहले घटना स्टार्ट किया। अब घटते घटते कितना हो गया? क्यू हो गया, और घट करके क्या हो गया? जीरो। अब और घटेगा क्योंकि अभी भी करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो अब इस पे जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव, नेगेटिव, हाँ। इस पे अब नेगेटिव चार्ज आएगा, तो मैं बोलूंगा इस पे माइनस क्यू चार्ज आ चुका है। किसी भी टाइम पे माइनस क्यू चार्ज, और इस पे तो पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कैपेसिटर ऐसा ही काम करता है। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव, तो इधर से चार्ज निकाल करके इस पे डालते जाएगा, या फिर इस पे चार्ज निकाल निकाल करके इस पे डालते जाएगा। करंट का यही काम होता है। तो ये चीज वो कर रहा है। तो अब क्या होगा कि करंट अभी भी मैक्सिमम से धीरे धीरे करके घटने लगेगा, और वो आई होगा। तो तुमने बोला कि कैपेसिटर पे चार्ज आ चुका है। अगर कैपेसिटर पे चार्ज आ चुका है तो इसका एनर्जी धीरे धीरे बढ़ने लगा। अरे हाँ या ना? और हाँ सर। चार्ज तो पॉजिटिव ही होता है हमेशा, नेगेटिव नाम का तो कुछ चीज होता है नहीं। तो इस पे जो चार्ज होगा वो हाफ, सॉरी, क्यू स्क्वायर बाय टू सी होगा। क्यू स्क्वायर बाय टू सी। तो एनर्जी इसके पास आ गया, लेकिन एनर्जी किसने दिया फिर? एनर्जी कहाँ से आया इसके पास? इंडक्टर से। इंडक्टर से। तो इंडक्टर से आया तो इसका एनर्जी ऑफ कोर्स घटा। पहले फुल्ली चार्ज हो गया था इंडक्टर, लेकिन अब इंडक्टर का एनर्जी घटते जा रहा है और वो कैपेसिटर में जा रहा है। तो अब मैं एनर्जी की बात कर लेता हूँ। इंडक्टर में अब एनर्जी जो बचेगा वो हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर बचेगा, और क्योंकि एनर्जी अभी मैक्सिमम नहीं है तो करंट भी हमारा मैक्सिमम नहीं होगा। तो हो क्या रहा है यहाँ पे? हो ये रहा है कि पहले क्या किया कैपेसिटर ने, इस जगह पे देखो, पहले कैपेसिटर ने धीरे धीरे करके इंडक्टर को एनर्जी ट्रांसफर करना स्टार्ट किया, और करते गया, तब तक करते गया जब तक कि वो पूरा का पूरा एनर्जी खत्म ना कर दिया। और अब क्या हुआ? ये पूरा का पूरा फुल्ली चार्ज हो गया, तो अब ये एनर्जी इसको ट्रांसफर कर रहा है। ये एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, और ये प्रोसेस चलते रहेगा। और ये होते जाएगा, तब तक होते जाएगा जब तक कि इंडक्टर अपना पूरा का पूरा एनर्जी खत्म नहीं कर लेता है। आया ना? हम्म। तो इस समय अब क्या करेगा? इंडक्टर में एनर्जी पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, और इसके ऊपर जो चार्ज आ जाएगा मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा। मैक्सिमम क्यों बोल रहा हूं मैं? बोलो लॉजिक, तो मैक्सिमम क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि इसका एनर्जी अगर पूरा का पूरा खत्म हो चुका है
और इसके पास सारा एनर्जी आ चुका है, तो इससे ज़्यादा एनर्जी इसके पास आ नहीं सकता है। और एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो Q²/2C होता है। अगर एनर्जी हमारा मैक्सिमम है तो चार्ज को भी मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो इस हाँ इंस्टेंट पे करंट कितना होगा? इस इंस्टेंट पे करंट कितना होगा? 0। ज़ीरो। क्यों? क्योंकि इंडक्टर में अब एनर्जी नहीं है। और अगर करंट होता तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी होता, क्योंकि करंट ही नहीं है, इसीलिए एनर्जी कितना है? 0 है। तो हम लोग किस केस पे पहुंच गए? हम लोग एग्जैक्टली इस वाले स्टेज पे पहुंच चुके हैं। लेकिन ये जो स्टेज है इसमें चार्जेस अपोजिट हो चुका है हाँ ना? सर। तो मैं वापस से इसी जगह से स्टार्ट करूंगा, वैसा ही काम करूंगा। क्या करना पड़ेगा मुझे? क्योंकि इस जगह पे अब जो इंडक्टर है वो फुल्ली अनचार्ज है, और ये जो हमारा कैपेसिटर है वो फुल्ली चार्ज है, लेकिन इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर है। तो अब ये क्या करना चाहेगा? इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराने की कोशिश करेगा। आया ना? हाँ हाँ, तो तुम्हारा करंट का डायरेक्शन रिवर्स हुआ। पहले करंट का डायरेक्शन किधर था? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब जैसे ही ये फुल्ली चार्ज हुआ, अब करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कराना स्टार्ट करेगा। तो मैं इसका डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ। तो ये हमारा इंडक्टर, और इंडक्टर के साथ कैपेसिटर। तो ये अब करंट फ्लो कराना स्टार्ट किया, और करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में। तो करंट फ्लो अगर करता है तो हमें पता है कि वो चार्जेस को फ्लो कराता है। तो इस पे अब चार्ज धीरे धीरे करके घटने लगेगा। इस पे प्लस क्यू चार्ज, इस पे माइनस क्यू चार्ज। और एनर्जी की बात करें तो फिर से अब एनर्जी क्या हो रहा है? कैपेसिटर धीरे धीरे अपना एनर्जी जो है वो इंडक्टर को ट्रांसफर करने लग गया, है ना? हाँ पहले ये सर। बिल्कुल। तो ये अब इसके पास एनर्जी आने लग गया है, और इसके पास एनर्जी पर हो गया Q²/2C, और इसके पास एनर्जी हो गया ½ Li²। हम्म। अब वापस से फिर सिनेरियो वही सब रिपीट होगा। मैं रिपीट करके अब नीचे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो ये रिपीट होगा, और रिपीट होने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ये जो चीज़ है वो कुछ अब ऐसा दिखेगा। ये इंडक्टर पूरा का पूरी फुल्ली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि अभी जो चार्ज है वो किसको दे रहा है, सॉरी एनर्जी जो है वो किसको ट्रांसफर कर रहा है? इसको एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। तो पूरा का पूरा जब तक एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर देता है तब तक वो एनर्जी ट्रांसफर करते रहेगा। तो मैं इस जगह पे बना देता हूँ इसके लिए, ये अब एनर्जी ट्रांसफर कर देगा, और इसके पास कंप्लीटली अब चार्ज हो जाएगा 0। अब तुम लोग को समझ में आ चुका होगा कि इस इंस्टेंट पे जो करंट इस डायरेक्शन में होगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि हाँ सर। करंट हो चुका है, सॉरी एनर्जी जो है वो पूरा का पूरा ट्रांसफर हो चुका है इंडक्टर में, और इसके पास एनर्जी बिल्कुल नहीं है कैपेसिटर के पास। तो इसके पास 0, और इंडक्टर के पास ½ Li² विच इज मैक्सिमम। और करंट अब मैक्सिमम है तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड अब इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है? हम्म। करंट इस डायरेक्शन में आने लग गया। अब ठीक है, इंडक्टर मैक्सिमम एनर्जी पे है, तो अब ये अब इसी डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराने की कोशिश करेगा, और ये जैसे ही फ्लो कराएगा तो इंडक्टर क्या करेगा? अब कैपेसिटर को धीरे धीरे करके एनर्जी ट्रांसफर करेगा, और इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इसके पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इसकी एनर्जी अब धीरे धीरे करके कम होने लग गई है। धीरे धीरे करके कम होने लग गई, और इसके पास एनर्जी आने लग गया, क्योंकि ये जो है अब इसको एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। तो इसके पास एनर्जी कितना? 0 नहीं, ½ Q²/2C है ना। और ये इंडक्टर में ½ Li²।
ये आई नॉट बोल देता हूँ क्योंकि मैक्सिमम करंट है। बस एक और स्टेप, अब ये जो स्टेप है पूरा का पूरा एनर्जी ट्रांसफर कर देगा किसको, कैपेसिटर को। तो ये t इज इक्वल्स टू 0 वाला स्टेट आ चुका है। जब इसने इसको प्लस क्यू और इसको माइनस क्यू दे दिया तो इस समय करंट कंप्लीटली हो चुका है 0 और जो एनर्जी है पूरा का पूरा ट्रांसफर हो चुका है कैपेसिटर में। तो क्या ये t इज इक्वल्स टू 0 वाला स्टेट आ गया? हाँ और अब फिर से क्या करेगा, ये फिर से वही चीज ये रिपीट करेगा, फिर से ये सेम पाथ को रिपीट करेगा और ये रिपीट करते रहेगा टिल इनफाइनाइट टाइम। ये करते रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल ज़ीरो है, तो हीट में कोई भी लॉस नहीं होने वाला है, एनर्जी का लॉस बिल्कुल नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये एक टाइम पीरियड मिल गया मुझे कि t इज इक्वल्स टू 0 से यहाँ से स्टार्ट अगर हुआ है वो इस जगह से, तो फाइनल इस जगह पे रुकेगा और यहाँ पे मैं एक टाइम पीरियड बोल सकता हूँ कैपिटल टी। समझ में आया क्या? अब मुझे इसको सॉल्व करना है कि अच्छा ठीक है ये क्या कर रहा है, काइंड ऑफ ऑसिलेशन कर रहा है। मैं इसको एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ। हुआ यूं कि ये जो इंडक्टर था वो एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है और ये एक कैपेसिटर जो है वो भी एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। और मैं एक अलग सिस्टम यहाँ पे बना रहा हूँ और उससे मैं समझाऊंगा। और इस जगह पे एक मैकेनिकल सिस्टम मैंने लगाया हुआ है जो कि स्प्रिंग है और मास है, और इसको एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रख दिया मैंने, और इसको मैंने क्या कर दिया, एक्स अमाउंट से डिस्प्लेस कर दिया और रिलीज कर दिया। तो इस इंस्टेंट पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो 0 है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कितना है, मैक्सिमम है। जब वो इस लोकेशन पे आएगा तो इस लोकेशन पे क्या होगा, इसके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0। और जब वो इस लोकेशन पे आएगा तो फिर से वही चीज़ इंटरचेंज हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी अब हो जाएगा, ये सारा का सारा एनर्जी इसको दे देगा, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 0 और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा मैक्सिमम। तो बेसिकली ये एनर्जी एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल है और वो एक दूसरे में चेंज हो पा रहा है। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पे अगर मैं देखूंगा तो दोनों एनर्जी होगा, कौन कौन सा, एक होगा काइनेटिक एनर्जी और एक होगा पोटेंशियल एनर्जी, दोनों एनर्जी होगा। और दोनों का समेशन क्या कहलाता है हमारा, टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी या फिर मैकेनिकल एनर्जी जो होता है हमारा वो कांस्टेंट होता है। हाँ या ना? समझ में आया? सेम चीज यहाँ पे भी है। क्या चल रहा है, क्राइम पेट्रोल तो नहीं चल रहा है ना? हाँ, सेम चीज यहाँ पे भी है कि इस जगह पे इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर को तुम मान लो t इज इक्वल्स टू 0 पे कि अगर ये फुल्ली चार्ज है, इसके पास प्लस क्यू चार्ज है, उसका माइनस क्यू चार्ज, तो ये क्या कर रहा है, इसको एनर्जी दे रहा है और फिर ये एनर्जी जब फुल हो जा रहा है तो ये इसको दे रहा है और ये प्रोसेस बार बार होते जा रहा है। तो इससे मैं एक एनालॉजी इसका निकाल सकता हूँ कि इंडक्टर जो है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी की तरह। काइनेटिक एनर्जी है ना? अगर मैं इस जगह पे t इज इक्वल्स टू 0 लिया हूँ तो इंडक्टर एक काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में बिहेव कर रहा है और ये जो कैपेसिटर है वो एक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में बिहेव कर रहा है। तो मैं कुछ भी कर लूँ, इतना तो ज़रूर बोल सकता हूँ कि इन दोनों का जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगा किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी टाइम t। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम t पे जो टोटल एनर्जी है वो हमारा कांस्टेंट रहने वाला है, विच इज इक्वल्स टू एनर्जी ड्यू टू द इंडक्टर एंड एनर्जी ड्यू टू द कैपेसिटर। बस इतना सा मुझे पता होना चाहिए। बोलो इसमें कोई दिक्कत? नहीं सर। तो अब मुझे एक क्वेश्चन निकालना है। तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ एट एनी टाइम टी
अब इक्वेशन हम लोग निकालेंगे एट एनी टाइम टी। हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि इंडक्टर में कुछ एनर्जी है और कैपेसिटर में भी कुछ एनर्जी है किसी भी टाइम टी पे। तो इस पे प्लस क्यू चार्ज है और इस पे माइनस क्यू चार्ज है और इसका इंडक्टेंस एल है और इसमें जो करंट है वो आई फ्लो कर रहा है। तो मैं टोटल एनर्जी कितना बोल सकता हूँ? टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू UC प्लस UL विच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और UC कितना हो जाएगा? क्यू स्क्वायर बाई 2C, क्यू स्क्वायर बाई 2C। और UL कितना हो जाएगा? हाफ LI स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या टोटल एनर्जी मैं मैक्सिमम बोल सकता हूँ, है ना? और टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट होता है, मैक्सिमम का क्या मैं बोलूँ? वो जो वैल्यू होगा क्या किसी भी एक का मैक्सिमम एनर्जी के बराबर होगा? अगर एक का 0 है और एक का मैक्सिमम है, ऐसा है ना, सिचुएशन हो सकता है। तो अगर मैक्सिमम है तो क्यू स्क्वायर बाई 2C होगा, या फिर ये किसके बराबर हो सकता है? हाफ LI मैक्स के स्क्वायर के बराबर। ये चीज समझ में आया या नहीं आया? क्योंकि ये इक्वेशन तुम लोग को याद रखना है, एनर्जी कंजर्वेशन है और कुछ नहीं। इस जगह पे मैं क्या बताने का कोशिश किया, या तो ये सिनारियो हो सकता है या तो फिर ये सिनारियो हो सकता है कि पूरा एनर्जी इसके पास है और एनर्जी इसके पास कुछ भी नहीं है। तो इसका एनर्जी 0 है और इसका एनर्जी हाफ LI मैक्स का स्क्वायर है। इसका एनर्जी 0 है तो इसका एनर्जी क्यू स्क्वायर बाई 2C है। तो टोटल एनर्जी तो यही बनेगा ना, क्यू स्क्वायर बाई 2C। और इस वाले केस के लिए टोटल एनर्जी कितना बनेगा? हाफ LI स्क्वायर। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल SHM वाला इक्वेशन बन चुका है। और क्योंकि एनर्जी का ऑसिलेशन हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए इसका LC ऑसिलेशन नाम रखा गया है ना। एनर्जी उसके पास जा रहा है, फिर इसके पास आ रहा है, उसके पास जा रहा है, फिर इसके पास जा रहा है, ये काइंड ऑफ ऑसिलेशन कर रहा है। अब इस ऑसिलेशन का मुझे टाइम पीरियड निकालना है कि क्या होगा। क्वेश्चंस दिए गए हैं, इक्वेशन तो आएगा कुछ। तो क्या करना चाहिए बोलो? इक्वेशन निकालने के लिए क्या करें? इस पूरे इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। ये जो इक्वेशन निकला है इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। तो क्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2Q। और साथ में क्या आएगा? dQ बाई dt। टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा और नीचे 2C है, पुट कर लिया, प्लस हाफ LI स्क्वायर। तो हाफ LI स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2I। और साथ में आएगा DI बाई dt। और टोटल एनर्जी हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। और 2 कैंसिल आउट, Q बाय C और dQ बाई dt प्लस 2 कैंसिल आउट, LI DI बाय dt इज इक्वल टू 0। बताओ आप क्या करूं जल्दी से, तुम्हें कुछ दिख रहा हो तो बताओ। आई और डी डाल। मुझे एक SHM बनाना है, SHM का इक्वेशन। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इक्वेशन तो मैं बताता हूँ, पुरानी बातें याद कराता हूँ, है ना। हमारा अगर SHM होता था तो हम लोग क्या बोलते थे? एक्सेलरेशन मस्ट बी ओमेगा स्क्वायर एक्स, ऐसा होना चाहिए था इक्वेशन, है ना। और एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिखते थे बोलो? dv बाई dt इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। या फिर इसको ऐसा भी ले सकते हैं, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। और अगर इस तरह का इक्वेशन हमें कभी भी दिखता है या दिखता था तो हम लोग क्या बोलते थे? वो एक SHM का इक्वेशन है। और इस इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसका x जो है वो कुछ इस तरीके से निकल के आता है, x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव,
है ना। ये हमारा इक्वेशन निकल के आता था, हम लोग को पता है, ये इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं। तो मैं इस इक्वेशन के तलाश में, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम, स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो इसको अगर मुझे वैसा इक्वेशन बनाना है तो उसके लिए मैं आई को लिख सकता हूँ डी क्यू बाई डी टी, आया ना। और आई डी क्यू बाई डी टी लिख रहा हूँ तो क्यू हमारा टाइम के साथ बढ़ रहा है या घट रहा है? क्यू क्या हो घट रहा रहा है? घट रहा है। तो इस जगह पे एक माइनस साइन आएगा। इसको मैंने फिर से टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर लिया, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो डी आई बाई डी टी बना। तो डी आई बाई डी टी कितना बन जाएगा? माइनस ऑफ डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर। अब इन दोनों का वैल्यू को मैं चाहूँ तो ऊपर पुट कर सकता हूँ। अरे बोलो, समझ में आया ही नहीं? हाँ सर, है समझा। ना। हाँ, हाँ सर। तो अब इसको मैं लिखूंगा इधर, देखना अच्छे से। क्यू बाई सी, बिल्कुल। डी क्यू बाई डी टी क्या होता है? करंट होता है, आई पुट कर करंट। लिया। और प्लस ऑफ, अच्छा ये जो हो जाएगा एल आई डी आई बाई डी टी है। तो डी आई बाई डी टी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस माइनस डी ऑफ डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। और इस जगह पे प्लस साइन आएगा या माइनस साइन आएगा? माइनस साइन आएगा। क्यों प्लस। आएगा माइनस साइन? क्योंकि मैंने इस इक्वेशन को यूज करा है इसके वैल्यू को पुट करने के लिए, बराबर। हाँ। तो दोनों तरफ से माइनस साइन चला जाएगा। और इसको मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, एल आई और डी आई बाई डी टी था ना, डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर। और कितना आ गया बोलो? प्लस क्यू, क्यू बाई सी है। हाँ, डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाय सी आई इज इक्वल टू जीरो। आई को कॉमन ले लो और उसको साइड कर दो। तो एल को डिवाइड कर लिया मैंने, टी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर प्लस क्यू डिवाइडेड बाय एल सी इज इक्वल टू जीरो। क्या ये इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन की तरह देख पा रहा हूँ या नहीं? हाँ हाँ सर। क्या वैसा इक्वेशन दिख रहा है? इसको मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर प्लस वन बाय एल सी इंटू क्यू इज इक्वल टू जीरो, वेर क्यू को मैं एक्स की तरह देख रहा हूँ। और फिर मैं इसको अगर कंपेयर करूँगा, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो से, तो मेरा ओमेगा कितना आ जाएगा? ओमेगा कितना आएगा? वन बाय एल सी। रूट अंडर अंडर ऑफ रूट। एल सी। इसे याद रखना है, ठीक है। सो दिस इज द हाँ फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड कितना होता है? टी इज इक्वल टू टू पाई बाई ओमेगा, फॉर्मूला। टाइम हाँ। पीरियड आ जाएगा टी इज इक्वल टू टू पाई रूट अंडर ऑफ एल सी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये हमारा हाँ। एल सी ऑसिलेशन का टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। और एस एच एम अभी हम लोगों ने देखा, एस एच एम का इक्वेशन क्या निकलता है? एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई। तो मैं इसमें भी इसे कैसे लिख सकता हूँ? Q इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई, आया ना। हम्म। और इस जगह पे मुझे क्यू नॉट और फाई का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकलेगा? कंडीशन से, क्यू नॉट इज द मैक्सिमम, ए क्या होता था? एम्पलीट्यूड। तो वो क्या होता था? मैक्सिमम एक्स। तो यहाँ पे क्यू नॉट क्या है? क्यू का मैक्सिमम वैल्यू। क्यू नॉट इस जगह पे कितना होगा? टी इज इक्वल टू जीरो पे जो वैल्यू था क्यू का वो कितना था? दिस मच। तो टी इज इक्वल टू जीरो पे जो क्यू का वैल्यू था वो क्यू नॉट था, और ये जो चीज होना चाहिए वो क्यू नॉट होना चाहिए। ये इनिशियल कंडीशन है हमारा,
हाँ सर। इनिशियल कंडीशन, और इनिशियल कंडीशन है, अब इसमें वैल्यूज को पुट करो तो मुझे फाई निकल के आएगा। देखो t इज इक्वल टू जीरो पुट करो इधर, यहाँ पे t इज इक्वल टू जीरो पुट किया तो क्यू नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन t इज इक्वल टू जीरो प्लस फाइव, और इधर से कैंसिल आउट होगा तो वन इज इक्वल टू साइन फाइव। सो फाइव कितना निकल के आया, 90 डिग्री, पाई बाई टू, है ना। तो मेरा जनरल इक्वेशन इस वाले जो मैंने इनिशियल कंडीशन दिया, इस वाले इनिशियल कंडीशन के लिए जो Q आया हमारा वो ऐसा है, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, जिसको मैं क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी लिख सकता हूँ ऐसा। और अगर Q को मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो करंट मिलता है, तो मैं करंट भी निकालना चाहता हूँ कि जो करंट है उस सर्किट में किस तरीके से वेरी कर रहा था, इसको डिफरेंशिएट कर लो। I इज इक्वल टू क्या था, माइनस ऑफ डी क्यू बाई डी टी, तो I कितना आ जाएगा, डी क्यू बाई डी टी करा मैंने तो ये बन जाएगा क्यू नॉट, और साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस, और ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, और साथ में बाहर निकलेगा तो ओमेगा आएगा। तो करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कितना आएगा, I इज इक्वल टू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, जिसको हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा कितना होता है, माइनस प्लस माइनस cos थीटा। माइनस साइन थीटा, है ना। हाँ तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे इसको। तो ये मेरा करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकला, और वो जो था हमारा, सर 4 मिनट बाकी है। ओके। अच्छा, यहाँ पे करंट एक माइनस साइन मैंने डाला नहीं इसका, ये एक नेगेटिव होगा तो माइनस माइनस टोटल प्लस हो जाएगा। तो मैं इस जगह पे दोनों चीज को लिख देता हूँ, डेट Q इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी आया, एंड सर वहां पे ओमेगा मल्टीप्लाई में आएगा ना सर? ओमेगा मल्टीप्लाई में आएगा, सॉरी। हाँ सर। क्यू नॉट इंटू ओमेगा, और आई नॉट कितना हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये दो फॉर्मूले हमारे निकल कर के आए, और ये तभी वैलिड है जब हमारा इनिशियल कंडीशन गिवन होगा, जिसमें t इज इक्वल टू जीरो पे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है। अगर कैपेसिटर फुल्ली अनचार्ज होगा t इज इक्वल टू जीरो पे, तो उसके लिए हमारा फाई का वैल्यू अलग निकल के आएगा, जो जैसा कि हम लोग SHM में करते हैं। तो हमेशा याद रखा करो डेट q इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई हमारा जनरल फॉर्मूला होता है, और इनिशियल कंडीशन गिवन होगा उसके हिसाब से हम लोग हमेशा फाई निकाल लिया करेंगे, जैसे कि हम लोग SHM में इनिशियल निकालते थे। तो इसका ग्राफ अगर हम लोग देखना चाहिए, ग्राफ कैसा होगा, क्योंकि हमें Q और I का फंक्शन टाइम के फॉर्म में मिल चुका है, तो ग्राफ अब हमारा बनाना आसान हो गया है हमारे लिए, जिससे कि हम लोग ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो इनिशियल सर्किट था उसमें करंट जो था वो किस तरीके से फ्लो कर रहा था, और जो चार्ज था वो किस तरीके से वेरी कर रहा था, किस टाइम पे जाकर के मैक्सिमम करंट होगा और किस टाइम पे जाकर के जो चार्ज होगा कैपेसिटर पे वो जीरो होगा, वो हम लोग चाहें तो इससे निकाल सकते हैं। तो पहले चार्ज के लिए देख लेते हैं, Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैसा दिखा है, कुछ इस तरीके से, इस वाले पर्टिकुलर कंडीशन के लिए Q इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। तो कॉस का कर्व कैसा होता है, हमें पता है कॉस का कर्व ऐसा होता है। हाँ सर।
ये अब रिपीट करते जाएगा। वाटर से बनाते हैं ये ऐसा। तो t इज इक्वल्स टू 0 पे जो चार्ज था वो मैक्सिमम था, t इज इक्वल्स टू t बाय 4 पे उसका चार्ज हो गया 0, और t इज इक्वल्स टू t बाई 2 पे चार्ज नेगेटिव में मैक्सिमम हो गया, मतलब लेफ्ट वाले प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज हो गया, और 3t/4 पे चार्ज कुछ ऐसा हो गया, और जब टाइम t हुआ तो वापस से वो इनिशियल स्टेट पे आ गया। तो ये जो चार्ज था वो कितना था, प्लस क्यू, और ये जो चार्ज था ये माइनस क्यू, क्योंकि ऑसिलेशन का था और कुछ नहीं। और अगर मुझे करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का देखना हो कैसा होगा कर्व, इसको भी देख लेते हैं। करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमारा कैसे निकल के आया था, क्यू नॉट इंटू ओमेगा, और क्या था साथ में साइन ऑफ ओमेगा टी। और ऐसा होना भी चाहिए, याद करो जब टाइम ज़ीरो था तो उस समय इंडक्टर बिल्कुल भी करंट फ्लो करने नहीं दिया था, तो करंट क्या था, ज़ीरो था। उसके बाद धीरे जीरो धीरे था। करंट फ्लो करना स्टार्ट किया था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव एज्यूम कर रहे हैं, तो ये ऐसा होगा। और इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, फिर इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये सारा मैं ड्रॉप करता हूँ। तो इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो हमारा करंट होगा वो क्या बनेगा, मैक्सिमम। उसके बाद धीरे धीरे घटते घटते क्या हो जाएगा, ज़ीरो, और फिर ये मैक्सिमम होगा, और फिर घट करके क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया और एक बार फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया, कुछ ऐसा है। बन नहीं रहा है ढंग से, रहने दो ऐसे। तो इधर से टाइम हम लोग चाहे तो बता सकते हैं, देखो किस टाइम पे इसमें करंट मैक्सिमम हुआ, वो t/4 पे हुआ है, t/4 टाइम पे। और मैक्सिमम करंट होगा कितना, आई नॉट मैं एज्यूम कर लेता हूँ, आई नॉट का वैल्यू कितना, क्यू नॉट इंटू ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू हमें पता है विच इज़ 1/√LC, और ये जो है वो t/2, और ये है 3t/4, और ये है t। तो जो भी हम लोग चाहें निकाल सकते हैं अब, क्योंकि हमें हर एक फंक्शन मिल चुका है। तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन ऐसा दिया गया कि फाइंड द टाइम व्हेन एनर्जी is stored in capacitor is equals to the energy stored in the inductor। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, और हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि t इज इक्वल्स टू 0 पे चार्ज ऑन कैपेसिटर वाज क्यू नॉट। ठीक है, इंडक्टर L है और एक कैपेसिटेंस C है। सॉल्व करो। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताना था इसमें कि हम लोग अगर ऊपर चलें, हाँ इस जगह पे, तो इस इंस्टेंट पे एट एनी टाइम t पे हम लोगों ने ये क्वेश्चन लिखा और इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो मुझे ये मिला। हम लोग इस इक्वेशन को दूसरे तरीके से भी ला सकते थे। दो तरीका है हमेशा याद रखना, एक तो हमारा एनर्जी वाला होता है जो कि हम लोग हमेशा लगा सकते हैं, और दूसरा जो मेथड है इसमें हम लोग
KVL लगा देंगे तो भी आ जाएगा। अगर KVL लगाते हैं तो भी आंसर आएगा। तो बाय अप्लाइंग KVL वी कैन ऑल्सो गेट दिस इक्वेशन। We can also get this equation, क्योंकि कहीं कहीं पे तुम्हें KVL लगा करके ये इक्वेशन लाते हुए मिल सकता है और किसी किसी जगह पे एनर्जी का तरीका यूज करके मिल सकता है। KVL लगाएंगे तो कैसा आएगा, Q इज इक्वल टू CV होता है, V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा Q बाई C, और इसमें कितना हो जाएगा L डी आई बाई डी टी। V इज इक्वल टू है ना, इंड्यूस जो होता है वो L डी आई बाई डी टी होगा, और वो कुछ ऐसा बनाएगा, और ये जो बैटरी है वो भी ऐसा बनाएगा। इसका प्लस और माइनस हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो अब KVL लगाओ उसमें, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, बोलो कितना हो जाएगा। पहले यहाँ पे आया माइनस का उल्टा प्लस, तो Q बाई C आ जाएगा, और इस तरफ आया प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस अब कितना आ जाएगा, और ये जो चीज़ है डी फाइव बाई डी टी होता है बराबर। तो ई इंड्यूस्ड हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी, तो मुझे माइनस लिखना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। तो जो इक्वेशन है अभी हमारा फिर से वही चीज़ आ गया जिसको हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, डायरेक्शन तो हमने पहले ले लिया ना, तो माइनस साइन लेने की इसमें ज़रूरत है नहीं, तो इसको माइनस में ही रखेंगे। और अब क्योंकि मुझे प्लस रखना है तो माइनस साइन कैसे आ जाएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा दैट आई इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी माइनस में, और इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी आई बाई डी टी जो होता है वो माइनस आ जाता है, तो इसमें पुट कर लेते हैं। तो अब माइनस साइन को प्लस में कन्वर्ट कर लेगा, ये प्लस हो जाएगा एल डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो इक्वेशन क्या बन गया, डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर प्लस ऑफ 1 बाय एल सी इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हमारा इस जगह से भी आ सकता था जो इक्वेशन यहाँ पे आया है। समझ में आया क्या सबको? यस सर। हाँ सर। चलो अब आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को करो फटाफट, फिर आगे पढ़ेंगे। इसको एक सिंपल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में सोचो। मान लो कि ये हमारा एसएचएम हो रहा है और एसएचएम में ये ब्लॉक रखा हुआ है और ये इस जगह से रिलीज किया गया, तो किस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इसका पोटेंशियल एनर्जी और जो काइनेटिक एनर्जी वो मैक्सिमम होगा, वही चीज़ वो पूछना चाह रहा है। अभी तो हम लोगों ने इतना अच्छे तरीके से समझा, तो मैं बोल सकता हूँ कि दैट इंडक्टर में जो एनर्जी होगा और कैपेसिटर में जो एनर्जी होगा दैट विल बी द टोटल मैक्सिमम एनर्जी। टोटल मैक्सिमम एनर्जी, क्योंकि जो चार्ज है मैक्सिमम की नॉट है, वो कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई टू सी, इतना आ जाएगा। और किसी भी टाइम टी पे जो इंडक्टर में एनर्जी होगा वो कितना होगा, हाफ एल आई स्क्वायर, और क्यू सी में कितना हो जाएगा, मतलब कैपेसिटर में क्यू स्क्वायर बाई टू सी। लेकिन किस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो एनर्जी स्टोर्ड होगा वो दोनों में इक्वल होगा। तो दोनों का अगर एनर्जी स्टोर्ड इक्वल हो गया तो ये किसके बराबर हो जाएगा, टू सी के बराबर। ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय टू सी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय टू सी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा टू सी। तो इधर से उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो चार्ज आएगा वो कितना आ जाएगा, क्यू नॉट डिवाइडेड बाय रूट टू। अब मुझे ये निकालना है कि किस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कितना चार्ज बचेगा। तो चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तो हमने देखा ही, फॉर्मूला पता है, वो कितना फॉर्मूला पता है, क्यू नॉट साइन था या कॉस था, कॉस ऑफ ओमेगा टी होता है। और इसमें पुट कर लो क्यू का वैल्यू, विच इज क्यू बाय रूट टू इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, तो कितना आ जाएगा 1 बाय रूट टू इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। कितना टाइम लगता है, सॉरी 1 बाय रूट टू कितने पे होता है कॉस का, पाई बाय 4 पे। नेक्स्ट टाइम भी इस पे भी होता है, देखो इस जगह पे भी होता है और इस जगह पे भी होता है, ये वैल्यूज भी हैं, ये वैल्यूज भी है और ये सारे वैल्यूज भी हैं।
है ना। लेकिन मुझे कौन सा चूज करना है, जस्ट टी इज इक्वल टू जीरो के जीरो नेक्स्ट के वाला, बाद। है ना। तो अगर आंसर में गिवन हो, ऑप्शन में गिवन हो ये वाला, तो ये भी हम लोग टिक कर सकते हैं। अच्छे से पढ़ लेना। उसने जस्ट एडजेसेंट में पूछा या मिनिमम टाइम में पूछा है, तो सिर्फ एक आंसर होगा, अदरवाइज वो तीनों आंसर हो सकते हैं, चारों आंसर हो सकते हैं इनफैक्ट। तो पाई बाय 4 हो जाएगा, तो ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाय 4, और ओमेगा का वैल्यू कितना है बोलो, 2 पाई बाई टी। टू अगर मैं पाई ले बाई लो, टी। तो ये हो जाएगा पाई बाय 4, और इधर टाइम कितना आ जाएगा, पाई पाई कैंसिल आउट, टी/8। याद करो एसएचएम में ऐसा ही तो हम लोग करते थे। तो ये टाइम निकला हम्म। कितना, टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, 2 पाई रूट अंडर ऑफ एलसी होता है। तो चाहो तो इस टी का वैल्यू पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। हाँ सर, हाँ। तो इसी तरह का एक और क्वेश्चन करो फिर। क्वेश्चन ऐसा है कि लेट से बोला गया कि फाइंड द करंट in the circuit when the energy in capacitor is 3 times of energy is stored in inductor, और एज्यूम करना है कि मैक्सिमम करंट इन द सर्किट इज आई नॉट, और इंडक्टर एल है और कैपेसिटर सी है। सॉल्व करो इसको। फिर से उसी के जैसा क्वेश्चन है, जिसमें कि हम लोग को क्या एज्यूम करना है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है। तो अगर मैं इसी को लिखूं कि दैट पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर और इंडक्टर इज इक्वल्स टू मैक्सिमम एनर्जी और टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी जो होगा वो टी इज इक्वल्स टू जीरो पे इंडक्टर में सबसे मैक्सिमम एनर्जी हो सकता है, क्योंकि वो मैक्सिमम करंट दिया गया है, डेट इज हाफ ऑफ एल आई नॉट का स्क्वायर। तो मुझे आई नॉट के टर्म्स में आंसर चाहिए। और जो कैपेसिटर में करंट सॉरी चार्ज बोला गया है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज 3 टाइम्स ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। तो कैपेसिटर में क्या 3 टाइम्स ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो मैं इसको वापस से लिख लेता हूँ, डेट यू सी इज इक्वल्स टू 3 UL प्लस UL इज इक्वल्स टू हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 UL, सॉरी ये चीज़ L है, इज इक्वल्स टू हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर। जो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, हाफ एल आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। हाफ एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर से मेरे पास आई कितना निकल के आ जाएगा, आई कितना आएगा बोलो, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट बाई I 2। I not by 2. तो उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे करंट क्या होना चाहिए, आई नॉट बाय 2 होना चाहिए, आ जाएगा आंसर। और अगर तुम्हें टाइम पूछे तो टाइम भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है। समझ में आया क्या। हाँ हाँ सर। हम्म। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन करना चाहते हो तो देखो, क्वेश्चन ऐसा है कि एक एलसी ऑसिलेशन है, एंड दिस इज फर्स्ट प्लेट एंड दिस इज सेकेंड प्लेट, और एक इंडक्टर है इस जगह पे, और ये एल है और ये इसका सी है। तो ये एलसी ऑसिलेशन वाला सर्किट है। सर्किट में जीरो रेजिस्टेंस है, ऐसा एज्यूम करना है। इनिशियली टी इज इक्वल्स टू जीरो पे जितना भी एनर्जी था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में था, ठीक है। और फर्स्ट प्लेट था पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। एट टी इज इक्वल्स टू जीरो ऑल एनर्जी
was in the form of इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया एट टाइम t इज इक्वल टू t2 प्लेट 2 अटेंस हाफ ऑफ इस मैक्सिमम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एट t इज इक्वल टू t2 प्लेट 2 अटेंस half of the maximum positive charge for the first time, for the first time। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ t1, फाइंड t1। बिल्कुल इसको एसएचएम की तरह सोचो और अच्छे तरीके से तुम क्वेश्चन कर पाओगे। तो हमें जो चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का फॉर्मूला है वो पता है, वो किस तरीके से, Q इज इक्वल टू जो होता है वो होता है Q नॉट कॉस ओमेगा टी। जब टाइम जीरो पे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होता है, मैक्सिमम चार्ज, और फर्स्ट वाला जो प्लेट है वो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव होगा। सेकेंड वाला प्लेट बोला जा रहा है कि किस टाइम पे हाफ ऑफ द मैक्सिमम हो जाएगा, तो ये वन वाला प्लेट कितना हो जाएगा, क्योंकि ये टू वाला प्लेट बोला है कि इस पे मैक्सिमम का आधा होना चाहिए, तो इस पे इक्वल एंड अपोजिट तो होना ही चाहिए। तो किसी भी टाइम टी पे जो चार्ज होना चाहिए अब इतना होना चाहिए, तो मुझे वही निकालना है कि ये टाइम कितना होगा t2 का वैल्यू। तो ये जो इक्वेशन है इसमें पुट कर लो और वैल्यू निकाल लो, तो इधर आ गया माइनस ऑफ क्यू नॉट बाय टू इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, कैंसिल आउट, माइनस 1/2 इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। बताओ कॉस ओमेगा टी कितना होगा फिर, 5/6 हाँ 5/6 क्यों होगा, -1/2 है। सॉरी माइनस में है ना, तो ये मुझे लेना पड़ेगा, विच इज 2π/3, हाँ तो सर 2π/3, तो ये ओमेगा टी इज इक्वल टू 2π/3, इधर से टाइम आ जाएगा मेरे पास, टाइम कितना है, टी इज इक्वल टू 2π/3 ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू 2π/t, कैंसिल आउट, तो आ जाएगा कैपिटल T/3 और t का वैल्यू पुट कर लो, विच इज 2π रूट अंडर ऑफ LC। ये आ गया आंसर। चाहे तो तुम ओमेगा का वैल्यू यहीं पे डायरेक्ट पुट कर लेते 1/रूट अंडर ऑफ LC, तो भी आंसर टाइम के फॉर्मूला से निकल जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस तुमसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं डेट इज डैम्प्ड LC ऑसिलेशन, और ये उससे भी ज़्यादा टफ पार्ट है। तो हालांकि ये सिलेबस में है नहीं, तो मैं थोड़ा ही बताऊंगा इसके ऊपर। डैम्प्ड LC ऑसिलेशन, ठीक है। तो डैम्पिंग के बारे में तुम्हें पता है क्या होता है डैम्पिंग। मान लो कि मेरे पास एक पेंडुलम है, और पेंडुलम से समझा सकता हूँ या फिर SHM यूज़ किया था मैंने, वो स्प्रिंग वाला। तो मैं, हाँ बोलो। नहीं 4 मिनट ही बाकी बोल रहा हूँ। ओके, तो इस जगह पे मैकेनिकल सिस्टम मैं यूज़ करता हूँ जिसमें कि एक स्प्रिंग कनेक्टेड है और स्प्रिंग के साथ ये ब्लॉक अटैच्ड है। और लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या लिया था, फ्रिक्शनलेस सरफेस लिया था। लेट्स से कि इस बार फ्रिक्शन है या फिर एयर रेजिस्टेंस है, जिसके कारण से ये जब भी ऑसिलेशन करेगा तो इस पे एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ड्रैग फोर्स लगेगा, और ये इसको धीरे धीरे करके इसका ऑसिलेशन को कम कराएगा या फिर इससे एनर्जी को विड्रॉ करेगा, बराबर है। तो इसका एम्पलीट्यूड जो है वो टाइम के साथ क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। इसका एम्पलीट्यूड अगर ए बोलो तो ये क्या होते जाएगा, धीरे धीरे करके कम होते जाएगा, ये
ऐसा होते जाएगा और फाइनली ये इस तरीके के ज़ीरो हो जाएगा। इसमें 3 तरह के डैम्प्ड ऑसिलेशन होते हैं, क्रिटिकल, अंडर और हमारा ओवर डैम्पिंग। तो सेम तरह का यहाँ पे भी जब हम लोग एलसी डैम्प्ड एलसी ऑसिलेशन देखते हैं, इसको हम लोग और भी एलसीआर सर्किट के नाम से जानते हैं, जो कि हम लोग एसी में भी देखेंगे। ठीक है, एसी में एलसीआर सर्किट देखेंगे। तो उस वाले केस में भी हम लोग मान सकते हैं कि जो एनर्जी का जो ऑसिलेशन हो रहा था, वो एनर्जी अब क्या होगा, धीरे धीरे करके डिक्रीज होने लगेगा। क्यों? क्योंकि तुमने एक रेजिस्टेंस भी लगा दिया है और ये एक सर्किट में रेजिस्टेंस लगा हुआ है कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले कैपेसिटर जो था टी इज इक्वल टू 0 पे फुल्ली चार्ज था, और फिर इस जगह पे जैसे टी इज इक्वल टू 0 पे मैंने सर्किट पे क्लोज किया, तो एट एनी टाइम टी पे मैं बता रहा हूँ, एट एनी टाइम टी, तो किसी भी टाइम टी पे जो करंट होगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा आई, और ये इंडक्टर होगा और ये कैपेसिटर होगा, इसके ऊपर जो चार्ज होगा प्लस क्यू और इस जगह पे माइनस क्यू चार्ज होगा। और मैं फिर इसमें लूप लॉ लगा दूंगा, बराबर है क्या? तो लूप लॉ लगा लेते हैं हम लोग। तो इसके क्रॉस प्लस माइनस डिसाइड कर लिया मैंने, इस पे प्लस माइनस डिसाइड कर लेता हूँ, और इसका प्लस माइनस हमें पता है क्योंकि करंट अभी जस्ट इंक्रीज कर रहा है और ये इसको अपोज करेगा, तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। और लूप लॉ इस पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस जगह से चलना स्टार्ट करते हैं, तो माइनस साइन है प्लस क्यू स्क्वायर बाई सी, सॉरी क्यू बाई सी, क्योंकि क्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, सी वी, सो वी इज इक्वल्स टू क्यू बाई सी, क्यू बाई सी। और ये हो जाएगा आई इंटू आर, प्लस का उल्टा माइनस ऑफ आई इंटू आर, और फिर क्या आ जाएगा, इस जगह पे ये प्लस साइन है, प्लस का उल्टा माइनस ऑफ, कितना लिखेंगे हम लोग, एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0, है ना। और फिर है ना, अब मैं इसमें पुट कर लेता हूँ आई का वैल्यू, और आई क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू होता है, आई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, लेकिन क्योंकि चार्ज घट रहा है टाइम के साथ तो मैं इसको माइनस में पुट करूंगा और इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करूंगा, तो कितना आ जाएगा ये, डी आई बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर। अब इसके वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, इसको ये जो माइनस साइन लिखा हुआ हो जाएगा प्लस, है ना, क्यू बाई सी माइनस आई आर प्लस ऑफ, कितना हो जाएगा ये, एल डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरा डैम्प्ड इक्वेशन आ गया, डैम्पिंग का जो इक्वेशन बनता है डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर, और ये आएगा प्लस ऑफ क्यू बाय एल सी, क्यू डिवाइड बाय एल सी इज इक्वल्स टू आर बाय एल इंटू आई। ठीक है, तो ये मेरा डैम्प्ड ऑसिलेशन का इक्वेशन निकल के आया, और इस जगह से ये फिर आंसर निकल के आता है जिसमें हम लोग इसका सॉल्यूशंस वगैरह निकालते हैं। ठीक है, क्रिटिकल डैम्पिंग, अंडर डैम्पिंग, ओवर डैम्पिंग, ये सारे। इस माइनस साइन को अगर इस वाली चीज़ को मैं इधर करूँ तो ये इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख करके दिखा सकता हूँ, क्यू बाई डी टी स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा, और साथ में लिखूंगा मैं आर बाय एल डी क्यू बाई डी टी और प्लस क्यू बाय एल सी इज इक्वल्स टू 0। जाना पहचाना इक्वेशन लग रहा है क्या एस एच एम में, डैम्पिंग पढ़ाया गया होगा, है ना, जिसमें कि इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं। अगर इसको मैं जनरली डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल स्क्वायर, ये इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है, यहाँ तो तुम्हें नहीं बताया जाएगा, ये बस जानने के लिए। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होगा वो तीन तरीके के आते हैं ना, एक होता है इमेजनरी रूट, एक होता है रियल रूट, और एक होता है इक्वल रूट। बराबर है क्या, या ऊपर से आ रहा है?
समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। रियल रूट होता है, एक होता है रियल एंड इक्वल, इक्वल, और एक होता है इमेजनरी। ठीक है। या फिर अगर इस तुम लोग को तो मैथ्स पढ़ा दिया होगा जिसमें इंटीग्रेशन करने के लिए बताया गया होगा कि इस तरह का अगर फंक्शन है, अगर उसका इंटीग्रेशन करना हो तो हम लोग किस तरीके से इंटीग्रेट